करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन फिजिक्स क्लास में खुशामदीद। कल की फिजिक्स की क्लास में हमने जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 था जिसका नाम है मेजरमेंट, हमने वो स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर में आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी कल की क्लास में। जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड की थी वेल एंड गुड। जिन स्टूडेंट्स की क्लास मिस हो गई है तो उनको मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ कि हमारा जो फेसबुक पेज है एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से, वहाँ पर इन वीडियोस इन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग को डेली शेयर किया जाएगा। तो कल की जो फिजिक्स क्लास थी वो हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी थी। तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं अटेंड करी वो उस वीडियो को देख लें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से हम आज की क्लास को भी फेसबुक पेज पर पोस्ट कर देंगे। तो अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, नेट इशू हो जाता है, उसकी क्लास मिस होती है, तो वो बेफिक्र रहे, फेसबुक पेज पे ये क्लास आ जाएगी, वो वहाँ से इस्तेमाल कर ले, उसको क्लास को देख ले। तो कल की क्लास में जब हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था मेजरमेंट, तो हमने काफी 3-4 बड़ी बड़ी चीजें पढ़ी। एक हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहते हो आप चीजों की उन खूबियों को जिनको आप मेजर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे लेंथ, मास, टाइम वगैरह। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक कहलाती है फंडामेंटल और एक कहलाती है ड्राइव। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है हमारे पास वो दुनिया में सिर्फ 7 हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिर्फ इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को आप फंडामेंटल मानते हैं। बाकी इन 7 के अलावा दुनिया में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम कहते हैं कि वो सारी ड्राइव है। उसके अलावा दूसरा बड़ा फर्क ये होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो आजाद होती हैं, किसी पे भी चेंज करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज जिनसे बनी भी होती हैं उन पर भी डिपेंड भी कर रही होती है। उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बाद अगली चीज समझी थी वो थी यूनिट्स। यूनिट्स हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, आवर, टाइम, इस तरह टाइम नहीं सॉरी मिनट, आवर वगैरह। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ लगा दें तो हमें समझ में आ जाता है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी कि साथ आप 10 बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं पता चल रहा कि ये 10 क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, क्या है, आपके नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इस 10 के साथ अगर मैंने मिनट लगा दिया तो अब आपको पता चल जाएगा कि ये 10 मिनट क्या हो गया, ये टाइम हो गया। तो आपको कैसे पता चला? बाय यूजिंग यूनिट। मिनट लगाकर आपको आइडिया हुआ। तो ये जो मिनट वगैरह होते हैं इनको आप यूनिट्स कहते हो। फिर हम बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। हमारी दुनिया में जिस तरीके से करेंसी अलग होती है, टाइम जोन अलग होता है लोगों का, जबानें अलग होती है मुल्कों की, इस तरीके से लोगों के यूनिट्स भी अलग होते हैं। कोई मुल्क लेंथ किसी यूनिट में नापता है, कोई किसी में नापता है, कोई किसी में नापता है। उस एतबार से सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए हुए हैं। दुनिया में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स चलते हैं। कुछ ममालिक ये पहला वाला सिस्टम यूज करते हैं MKS, कुछ ममालिक जो है वो दूसरा वाला सिस्टम यूज करते हैं CGS, और ये जो यूरोपियन ममालिक होते हैं ज्यादातर जैसे कि बरतानिया वगैरह, ये FPS का इस्तेमाल करते थे। अब तो ये भी नहीं करते, ये तो बहुत पुराना सिस्टम है FPS। तो ये 3 सिस्टम है जो कुछ मुख्तलिफ ममालिकों में इस्तेमाल हो रहा होता है। अब ये जो MKS सिस्टम होता है, जहां पर जिन ममालिक में ये वाला सिस्टम इस्तेमाल होता है तो वहां पर वो लोग लेंथ को नापते हैं मीटर में, मास यानी वजन को नापते हैं किलोग्राम में, और टाइम यानी वक्त को नापते हैं सेकंड्स के अंदर। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ये वाला यूनिट इस्तेमाल होता है MKS। तो पाकिस्तान में हुकूमत कहती है कि लेंथ को नापो आप मीटर में, मास को नापो आप किलोग्राम में, और टाइम को नापो आप सेकंड में। अभी हुकूमत कहती है अब हमारे यहाँ लेंथ मीटर के बजाय सेंटीमीटर में भी चल रही है, वो आम लोगों का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने ऑफिशियल लैंग्वेज क्या दी है पाकिस्तान की? उर्दू। लेकिन यहाँ तो कुछ लोग सराइकी में भी बात कर रहे होते हैं, कुछ पंजाबी में भी बात कर रहे होते हैं, कुछ इंग्लिश में भी, तो आम लोगों का है। हुकूमत की तरफ से क्या ऐलान हुआ वो मायने रखता है। तो हुकूमत ने आपका ये वाला सिस्टम कहा है पाकिस्तान पर, MKS। अब अगर हम यूनिट के पहले लेटर्स देख लें, मीटर का M, किलोग्राम का K, सेकंड का S, तो यही वो वर्ड बनता है MKS। तो ये इन्हीं की एब्रीविएशन है। दूसरा यूनिट जो है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट, वो है CGS। इस वाले यूनिट के अंदर लेंथ नापी जाती है सेंटीमीटर में, मास नापा जाता है ग्राम में, और टाइम नापा जाता है सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब वही आप यूनिट्स के पहले लेटर देख लें, CG और S बनता है। फिर तीसरा जो सिस्टम है FPS, यहाँ पर 2 मामले। पहला ये कि लेंथ नापी जाती है फुट में, और जो मास होता है, अब आप देख रहे हैं दोनों सिस्टम में बीच वाला फंडामेंटल कौन सा है? मास। इधर मास नहीं है,
इतर यानी FPS के अंदर ये लोग कहते हैं मास जो है वो ड्राइव है, और फोर्स को कहते हैं वो फंडामेंटल, यानी यहाँ पर इन्होंने चेंजिंग की हुई है। आप बाकी सिस्टम को देख लो, आप MKS और CGS, वहां लेंथ मास टाइम को फंडामेंटल माना जा रहा है, लेकिन FPS में लेंथ फोर्स और टाइम को फंडामेंटल माना जाता है, मास को नहीं माना जाता। अब यहाँ पर लेंथ को नापा जाता है फुट में, फोर्स को नापा जाता है पौंड में, और टाइम को नापा जाता है सेकेंड में, इसलिए इसका नाम जो है FPS हो गया। तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम बात करते हैं SI यूनिट्स की। SI यूनिट्स क्या होते हैं? पहली बात, SI जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है सिस्टम डी इंटरनेशनल। ठीक है, फ्रांसीसी वर्ड हो गया, और अगर हम इस सिस्टम डी इंटरनेशनल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये SI का मतलब हो गया सिस्टम डी इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये क्या है? अच्छा देखें, अब पिछले टॉपिक में मैंने आपको क्या बताया कि दुनिया में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स चल रहे हैं, ये वाले MKS, CGS और FPS, यानी कि दुनिया में कुछ ममालिक जो हैं, कुछ ममालिक के लोग लेंथ नाप रहे हैं मीटर में, इसी तरह कुछ ममालिक के लोग लेंथ नाप रहे हैं, हम लेंथ को ले रहे हैं फिलहाल, कुछ ममालिक के लोग लेंथ नाप रहे हैं मीटर में, कुछ नाप रहे हैं सेंटीमीटर में, और कुछ नाप रहे हैं फुट के अंदर। यानी पूरी दुनिया को अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया में बंटवारा हो गया एक लिहाज से। भाई आधे लोग नाप रहे हैं लेंथ को मीटर में, आधे लोग नाप रहे हैं सेंटीमीटर में, आधे लोग नाप रहे हैं फुट के अंदर। गड़बड़ हो रही है। क्यों गड़बड़ हो रही है? मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर एक शख्स ने कुछ डिस्कवरी करी, कोई लेंथ निकाल ली किसी चीज की। अब वो अमेरिका में है, अमेरिका में MKS चलता है, तो वो किस यूनिट में नापेगा? मीटर में नापेगा। अब उसने जो लेंथ निकाली है वो निकाली मीटर के अंदर। अब जाहिर बात है डिस्कवरी ऑफ साइंस जो है पूरी दुनिया में फैलाई जाती है, तो अब उसने जो है मिसाल के तौर पे सूरज की डायमीटर निकाल लिया, और उसने बताया भी सूरज का डायमीटर इतना लाख या इतने करोड़ मीटर है। अब जब वो लेंथ आपकी दूसरे ममालिक में आएगी जहां पे CGS चलता है, तो वहां पर लेंथ मीटर में थोड़ी नापी जा रही है, वहां तो लेंथ नापी जा रही है सेंटीमीटर में। मीटर तो वो समझते ही नहीं है। तो अब जब वो सूरज के डायमीटर की जो लेंथ आएगी, जाहिर बात है वो किस यूनिट में आ रही होगी? मीटर में। तो अब वहां के लोग उसको क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, और फिर सेंटीमीटर के अंदर चेक करेंगे कितना है। इसी तरीके से तीसरा मसला क्या है? अब वो आपके पास सेंटीमीटर से अब जब आगे किसी मुल्क में जाएगी तो वहां पे लेंथ जो है वो फुट में नापी जाती है, तो अब आपको वहां पे फुट में कन्वर्ट करना होगा। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ करेंसी से। मेरी जेब में इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी मौजूद है। अब पाकिस्तान के अंदर मैं हूँ तो पाकिस्तान में तो पाकिस्तान की करेंसी चलेगी, लेकिन अगर मैं उठ के सऊदी अरब चला गया, अब सऊदी अरब में मेरी वाली करेंसी थोड़ी चलेगी। सऊदी अरब में तो रियाल चलता है, दरहम चलता है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वहां अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, और मैं वहां की करेंसी ले लूंगा, और फिर मैं वहां पे खरीदारी करूंगा। फिर सपोज करें मैं सऊदी अरब से चला गया अमेरिका। अब अमेरिका में ना पाकिस्तानी रुपया चलता है ना सऊदी अरब की करेंसी चलती है, वहां तो डॉलर चलता है। अब मुझे फिर दोबारा कन्वर्जन करनी पड़ेगी। मैं परेशान हो रहा हूँ ना, कन्वर्जन कर करके परेशान हो रहा हूँ। यही मामला हमारे साथ यूनिट्स के अंदर भी हो रहा है। अमेरिका के अंदर यूनिट चल रहा है जी लेंथ का मीटर के अंदर, बाकी ज्यादातर ममालिक में सेंटीमीटर चल रहा है, कुछ ममालिक में फुट चल रहा है। यानी लेंथ जो है पूरी दुनिया के अंदर 3 अलग अलग यूनिट्स में चल रही है, मीटर में भी, सेंटीमीटर में भी, और फुट में भी। इसी तरीके से कुछ ममालिक के अंदर मास जो है वो किलोग्राम में नापा जा रहा है, कुछ ममालिक में मास जो है वो ग्राम में नापा जा रहा है, कुछ ममालिक में मास जो है वो स्लग में नापा जा रहा है। अब ये भी गड़बड़ हो रही है, अलग अलग यूनिट है। तो इस गड़बड़ के चक्कर में फिर क्या हुआ? ये चीज आ रही है सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट। 1960 में ये जब बहुत ज्यादा मसला क्रिएट हो गया, क्योंकि 1960 के दौरान तो काफी डिस्कवरीज हो रही थी फिजिक्स के अंदर, काफी चीजें डिस्कवर हो रही थी, काफी लेंथ निकाली जा रही थी चीजों की, जो आपके स्पेस के अंदर इतने बड़े बड़े जो डिस्टेंसेस हैं इनकी मेजरमेंट की जा रही थी। अब वो जब वो लेंथ वो जो मेजरमेंट्स आ रही थी, अब उनको मसला यही आ रहा था कि जी अमेरिका के अंदर भेजो, तो वहां पर अगर आपने ये रीडिंग्स या ये मेजरमेंट भेजनी है तो वहां आपको उनके यूनिट में भेजना होगा। बर्तानिया भेजना है तो आपको वहां उनके यूनिट में भेजना होगा। पाकिस्तान में भेजना है तो वहां आपको अलग यूनिट में। कहीं पे आपको मीटर में भेजनी पड़ रही है, कहीं पे आपको सेंटीमीटर में भेजनी पड़ रही है, कहीं पे आपको फुट में भेजनी पड़ रही है, तो बड़ी परेशानी हो गई। तो फिर 1960 में पेरिस के अंदर, पेरिस के मकाम पर, ये जो फ्रांस का जो शहर है पेरिस, वहां एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बैठी थी, काफी ममालिक से काफी सारे साइंटिस्ट जमा हुए थे। एक इंटरनेशनल बैन अल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बैठी थी और वहां पे यही डिस्कस किया गया था
कि जी बड़ी कंफ्यूजन हो रही है हमारी दुनिया के अंदर, ये जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, लेंथ के 3-3 4-4 सिस्टम्स चल रहे हैं, यूनिट्स चल रहे हैं, और ये जो, तो हमें तो इससे बड़ी परेशानी हो रही है। कोई हमारे पास लेंथ लाता है मीटर में, कोई लाता है सेंटीमीटर में, कोई लाता है फुट में, हम तो परेशान हो गए। तो फिर ये तय किया गया कि 7, पहली बात तो एक 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल मान लिया गया। सबसे पहला जो डिसीजन हुआ इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये कि सिर्फ ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, वो 7 क्वांटिटीज को कहा जी कि आज से ये 7 फंडामेंटल हैं, बाकी तमाम ड्राइव है। वो जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि 7 फंडामेंटल हैं, वो इस कॉन्फ्रेंस के बाद अब हम यही मानते हैं। तो इस मीटिंग के बाद से ये तय हुआ कि इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को, वही वाली लेंथ मास टाइम वाली, वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल कहेंगे, और उन 7 के अलावा बाकी तमाम को आप ड्राइव मानो। क्योंकि आपको अभी देखा है ना आपने पिछले सिस्टम में, एक यूनिट को एफपीएस के अंदर तो मास को ड्राइव बोल दिया, गड़बड़ कर रहे थे वो। तो पहली जो तय हुई बात, जो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर पहली बात तय हुई वो ये कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल का दर्जा दे दिया गया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी को, और उस 7 के अलावा बाकी तमाम को ड्राइव करा दिएगा, ड्राइव कह दिया गया कि जी बाकी तमाम जो है वो ड्राइव है। एक बात। दूसरी बात, फिर ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके एक एक यूनिट को स्टैंडर्ड बना दिया। कौन कौन से वो एक एक यूनिट से मैं आपको बता देता हूं। ये आपकी 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनके तो बहुत सारे यूनिट हैं, लेकिन इनके एक एक यूनिट को, ये वाले थर्ड कॉलम में जाके लिखे, लेंथ के मीटर को, लेंथ के तो बहुत सारे यूनिट हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फुट वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा जी लेंथ अब हम दुनिया में जब भी नापेंगे मीटर में नापेंगे, मास जब भी नापोगे किलोग्राम में नापोगे, टाइम जब भी नापोगे सेकंड में नापोगे, टेम्परेचर जब भी नापोगे केल्विन में नापोगे, करंट जब भी नापोगे एम्पेयर में नापोगे, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कौन सा यूनिट रखा गया, कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए रखा गया मोल। तो बाकी इतने सारे यूनिट्स के अंदर इन्होंने ये तय किया कि इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के ये जो 7 यूनिट हैं ये स्टैंडर्ड हो गए। अब आप अमेरिका के हैं, आप सऊदी अरब के हैं, आप पाकिस्तान के हैं, आप इंडिया के हैं, आपने लेंथ किसी भी यूनिट में नापी है, जब आप साइंस के अंदर शेयर करोगे, साइंस कम्युनिटी को दोगे, किसी दूसरे मुल्क को दोगे, आपने इन यूनिट्स के अंदर लेकर आना होगा। यानी अगर मैं पाकिस्तान का हूँ फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे सेंटीमीटर में नापा करता हूँ। अब अगर मैं अपने रिजल्ट को, अपनी डिस्कवरी को, अपनी लेंथ को साइंस के अंदर शेयर करूंगा, तो फिर मैं मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, फिर मैं साइंस को दूंगा, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर। तो ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनके इन 7 यूनिट को स्टैंडर्ड बना दिया गया। इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम डी इंटरनेशनल, सिस्टम डी इंटरनेशनल क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट हैं। इस सिस्टम को आप कहते हो सिस्टम डी इंटरनेशनल। और अब एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तीनों खत्म हो गए, अब वो खत्म हो गए, और अब ये वाला सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, सिस्टम डी इंटरनेशनल। सिस्टम डी इंटरनेशनल में आपके पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, और इनके ये 7 जो हैं वो स्टैंडर्ड या फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब जो सारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म हो गई। अब आपकी जो है लेंथ वो खाली मीटर में नापा जाता है, अगर आपको किसी और यूनिट में होती है तो आप उसको कन्वर्ट करते हो सिस्टम डी इंटरनेशनल के हिसाब से। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया सिस्टम डी इंटरनेशनल। अब हम आगे चलते हैं मीटर की डेफिनेशन की तरफ। मीटर क्या होता है? आपने एक बात नोट करी होगी कि हम कोई सा भी स्केल उठा लें, कोई सी भी स्केल उठाएं, उसके अंदर अगर हम देखें मीटर कितना बड़ा है, अगर आपके पास जो स्केल है उसमें जितना बड़ा मीटर होगा, मेरे पास जो स्केल है उसमें भी उतना ही बड़ा मीटर होगा। इतनी एक्यूरेसी कैसे? इतना साफ सुथरा काम कैसे हो रहा है भाई? अगर मैं अमेरिका चले जाऊंगा, अमेरिका के अंदर 1 मीटर जितना बड़ा होगा, पाकिस्तान में भी 1 मीटर उतना ही बड़ा है। भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है? इसका जवाब ये है कि इसका एक स्टैंडर्ड है। क्या है जी? आपके पास एक इदारा है, ये इदारा है, इसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। ये पेरिस में है ये इदारा। इस इदारे के अंदर एक ऐसी रॉड रखी हुई है। इस रॉड, ये रॉड किससे बनी हुई है? 2 किस्म के मेटल से बनी हुई है, प्लेटिनियम और इरिडियम। ये 2 मेटल है, ये ऐसे मेटल इनमें सन नहीं लगता। तो प्लेटिनियम और इरिडियम से मिलाकर एक ऐसी रॉड बनाई हुई है।
इस रॉड को आपने इस इदारे में रखा हुआ है हिफाजत के लिए। जैसे आप कीमती चीजों को बैंक में रख देते हो, तो ये समझ लो आप बैंक है, इधर आपने इसकी हिफाजत के लिए इसको रखा हुआ है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट और मेजर। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, इस इदारे के अंदर एक रॉड रखी हुई है। उस रॉड, वो रॉड किससे बनी हुई है? प्लेटिनियम और इरेडियम से। और इस रॉड की जो लेंथ है वो है 1 मीटर, उसको आपने कहा हुआ है वो 1 मीटर है। अब दुनिया में फिर इस रॉड की रेप्लिका बनाई गई, यानी इस रॉड की बहुत सारी कॉपियां तैयार की गई। इसकी लंबाई जितनी, आपने देखा है ना, कपड़ा आप नापते हो तो कपड़ा लेने जाते हो, उसके बाद एक रॉड होती है, वो रॉड से कपड़ा नापता है, आपको बता देता है 1 मीटर 2 मीटर। बिल्कुल ऐसे ही आपने इस रॉड की बहुत सारी कॉपियां तैयार करनी और फिर पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सबों के पास 1-1 मीटर पहुंच गया और फिर सबों ने उसके बाद जितने भी स्केल बनाए उस रॉड को उस रॉड के हिसाब से बना दिए। तो यूं पूरी दुनिया के अंदर एक ही जैसा मीटर हो गया। ठीक है, तो मीटर आपकी पूरी दुनिया में सेम कैसे, एक जैसा कैसे? क्योंकि आपके पास एक ऐसी रॉड रखी हुई है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के अंदर, जो कि प्लेटिनियम इरेडियम से बनी हुई है, और उसकी लेंथ को आप कहते हो कि ये 1 मीटर है। अब आपने उस रॉड को बहुत सारी उसकी कॉपियां तैयार करे, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी और सब जगह पर अब एक ही जैसी लंबाई वाली रॉड आ गई, यानी सबके पास 1-1 मीटर पहुंचा दिया आपने। सबों के पास पूरी दुनिया में 1-1 मीटर पहुंच गया। अब उन्होंने बहुत सारी फोटो कॉपी तैयार कर ली। जैसे आप नोट्स करते हो ना, आपके पास, मैं एक टीचर हूँ, मैंने अपने एक नोट्स बनाए हैं फिजिक्स के, मेरे पास ओरिजिनल है, मैंने उसको सेव करके रखा हुआ है। मैं किसी को ओरिजिनल नहीं देता, मैंने उसको सेव करके रखा हुआ है। किसी को तैयार चाहिए होता है, मैं उसकी एक फोटो कॉपी बनाता हूँ जो बिल्कुल ओरिजिनल जैसी होती है, और मैं उसको वो दे देता हूँ। दोनों चीज एक ही है, लेकिन मेरे पास ओरिजिनल रखने से क्या हो गया, मेरे पास सेफ हो गया ओरिजिनल चीज। बिल्कुल यही मामला है यहाँ पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट और मेजर के अंदर। 1 मीटर की रॉड को इन्होंने सेव करके रखा हुआ है, उसकी कॉपियां तैयार कर करके पूरी दुनिया में बेचते रहते हैं, ताकि 1 मीटर पूरी दुनिया का एक जैसा हो जाए। ये मामला कुछ किलोग्राम के साथ भी है। अब आप ये भी तो देखें ना, किलोग्राम का जो बट्टा होता है, किसी भी सब्जी वाले के पास चलेगा, एक जैसा वजन का बट्टा होता है। हमारे घर के पास अगर सब्जी वाला होगा, उसके पास जो किलोग्राम का बट्टा होगा उसका वजन, और आपके घर के आगे जो सब्जी वाला होगा उसके पास जो किलोग्राम का बट्टा होगा उसका वजन, दोनों का सेम है। ये कैसे? ये भी बिल्कुल वही मामला है। उसी इदारे में, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, उसी इदारे के अंदर उसी प्लेटिनियम और इरेडियम से बना हुआ एक सिलेंडर रखा हुआ है। ये डायग्राम है आपके सामने। ये कैसा, ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के वजन को कहा जाता है कि ये 1 किलोग्राम है। इस सिलेंडर का वजन जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर है। फिर इसकी बहुत सारी कॉपियां तैयार की गई, इसके वजन के बराबर ऐसे बहुत सारे इसके बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी इसके सिलेंडर बनाए गए। वो सारे क्या हो गए, 1-1 किलोग्राम के बहुत सारे सिलेंडर बना दिया आपने, और पूरी दुनिया में आपने उसको सप्लाई कर दिया। अब उन्होंने उसी जैसे सिलेंडर्स बना बना के बट्टे बना दिए, और आज आप देख लो पूरी दुनिया के अंदर एक जैसा किलोग्राम चलता आ रहा है। ये किलोग्राम होता है। उसके बाद आते हैं हम तीसरी चीज की तरफ, टाइम, सेकंड। सेकंड को हम कैसे बयान करते हैं? सेकंड को बयान करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है जी कि अगर आप 1 मिनट के 60 टुकड़े कर दें, अगर आप 1 मिनट को 60 हिस्सों में तकसीम कर दें, तो एक हिस्सा जो है वो 1 सेकंड के बराबर होता है। दूसरा तरीका क्या है बयान करने का, कि अगर आप 1 घंटे के 3600 टुकड़े कर दें, यानी 1 आवर को अगर आप टुकड़े करने आ जाएं, 1 आवर के अगर आप इसके 3600 टुकड़े कर दें, तो एक टुकड़ा जो है वो 1 सेकंड के बराबर है। लेकिन सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन जो सेकंड की मानी जाती है वो ये है जो आपके सामने लिखी है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ CS133। यानी कि ये एक एटम होता है, उसको हम कहते हैं सीसिया, CS133 ये उसका सिंबल है, CS133। ये एक एटम है, बहुत ही छोटा सा एटम है। इस एटम में इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहे होते हैं। वाइब्रेट कहते हैं हिलना। जैसे अगर आप ये मेरे पॉइंटर को देखें माउस के, अगर मैं ऐसे ऐसे हिलाऊं ना पॉइंटर को, ये कहलाएगा वाइब्रेशन। अगर ये पॉइंटर को ना ऐसे ऐसे हिलाऊं, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो हमारा ये जो CS133 का एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे ऐसे इतनी बार, यानी कि 9192631770 इतनी बार जब ये वाइब्रेट करेगा तो कितना टाइम गुजरेगा, 1 सेकेंड। यानी अगर आप इसकी वाइब्रेशन काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कोशिश काउंटिंग करो, तो आपको इतनी वाइब्रेशन काउंट करने में जितना टाइम लगेगा ना, वो 1 सेकेंड होता है। यानी CS का इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 सेकेंड के अंदर इतनी बार वाइब्रेट करता है, बहुत खतरनाक वाइब्रेट कर रहा होता है।
एक सेकंड के अंदर कितनी बार वाइब्रेट करता है? 9192631770। कितना ये? 0 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770। एक सेकंड में इतनी बार वाइब्रेट करता है CS133 का एटम। खैर ये भी एक फर्जी बात है क्योंकि एटम नहीं देखा हुआ। ये सेकंड की ऑथेंटिक डेफिनेशन मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं जी। सेकंड के बाद अब हम आते हैं एरर की तरफ। एरर क्या होता है? एरर उर्दू में कहते हो आप गलती को। एरर मीन्स गलती। अगर आपसे कहा जाता है वैसे ये इसके सामने डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मिसाल के तौर पे मेरे पास जेब में फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए पड़े। खैर इतना गरीब तो नहीं हूँ, लेकिन लेट सपोज कि मेरी जेब में 100 रुपए पड़े। अब मैं अपने बच्चे को बुलाऊं और बोलूं बेटा बताओ मेरी जेब में कितने पैसे पड़े। अब वो अगर कम बताए या ज्यादा बताए तो मैं क्या कहूंगा? उसका रिजल्ट, उसका जो जवाब है वो सही है या उसके जवाब में गलती है यानी एरर है। मिसाल के तौर पे मेरी जेब में 100 रुपए पड़े ना और मेरे बच्चे ने गैस किया कि आपके बाबा आपकी जेब में 50 रुपए पड़े, तो अब मैं क्या कहूंगा? उसने गलत बोला है, उसने एरर कर दिया। कैसे पता चला मुझे उसने गलत कहा है? क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू है और जो उसने बताई है वैल्यू, दोनों में फर्क है। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। उसने मुझे कितनी वैल्यू बताई? 50। फर्क आ रहा है ना? मैंने क्या कहा? गलत है। इसी तरीके से अगर मेरी जेब में 100 रुपए और वो गैस करता है जी आपकी जेब में 150 रुपए, अब भी मैं कहूंगा एरर है, अब भी कहूंगा गलती करिए। क्यों? क्योंकि अभी भी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 100 और उसने कितनी गैस करी है? 150। अभी भी फर्क है, मैं कहूंगा गलत। और अगर मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं और वो शख्स मेरा मेरा बेटा वो गैस करता है कि जी आपकी जेब में 100 रुपए ही पड़े हैं, तो अब मैं क्या कहूंगा? उसने सही जवाब दिया है, एरर नहीं है अब उसके जवाब में। अब उसके जवाब में एरर नहीं है, अब उसने सही जवाब दिया। मुझे कैसे पता चला उसने सही जवाब दिया? कोई एरर नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और जो उसने वैल्यू दी है दोनों सेम। तो एरर इसको कहते हो आप। अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू और मेजर की हुई वैल्यू में फर्क होता है, आप कहोगे कि आपका आपका जवाब सही नहीं है, आपका जवाब एरर है आपके जवाब में। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ये इसकी तो डेफिनेशन है, इसको तुमने कहां से लिया है? हाँ, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक रॉड है और उस रॉड की लेंथ मैंने नापी हुई है, मुझे पता है उसकी रॉड की लेंथ कितनी है? 6 मीटर। अब मैं आपसे कहता हूँ लो जी रॉड, इसकी लेंथ को नापो, और आपने उसको नापा, उसकी लेंथ निकल आ रही है 8 मीटर। तो मैं क्या कहूंगा? आपके जवाब में एरर है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू और मेजर की हुई वैल्यू में फर्क आ रहा है। मैं आपको कहूंगा आपने गलत निकाला है, आपकी गलती है, आपने गलत करा है काम। एरर। एरर कैसे पता चल रहा है हमें? एक्चुअल वैल्यू और मेजर की हुई वैल्यू में फर्क आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा बच्चा इसी रॉड को नापता है और वो कहता है जी कि 20 मीटर है, तब भी मैं कहूंगा एरर है। क्यों? अभी भी एक्चुअल वैल्यू और मेजर वैल्यू में फर्क है। और तीसरा बच्चा मेजर करके लाता है, कहता है जी सर 10 मीटर है, मैं कहूंगा अब एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि अब एक्चुअल और मेजर वैल्यू सेम हो गई। तो एरर क्या होता है? एरर होता है अगर हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है चीज की और जो मेजर की हुई वैल्यू होती है उसको में अगर फर्क आ जाता है। आलू 50 रुपए किलो चल रहा है, आप घर जाओ और अपनी अम्मा को बोलो अम्मा 70 रुपए किलो का आलू लाऊं, तो पाक पड़ेगा। अम्मा को पता है 50 रुपए किलो आलू चल रहा है, आप 70 बोल रहे हो, आपने एरर किया है। आपकी एक्चुअल वैल्यू और आपकी बयान करता वैल्यू में फर्क है, आपको आपको पकड़ लिए जाओगे। फर्क आ रहा है ना? तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर की हुई वैल्यू में अगर फर्क आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एरर। अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू आपकी जो मेजर की हुई वैल्यू है उसके अंदर अगर आपने एक्चुअल वैल्यू से कम आ रही होती है, ठीक है, यानी आपकी एक्चुअल वैल्यू ज्यादा बड़ी है, मेजर वैल्यू आपकी छोटी है, तो हम कहते हैं एरर पॉजिटिव है, यानी 2 डिजिट आपने आपके पास जो है वो ज्यादा है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक्चुअल वैल्यू अभी के नीचे भी एरर है, एक चीज है उसका वजन था 20 किलोग्राम, आपने नापा कितना आ रहा है? 25 किलोग्राम, 5 किलोग्राम ज्यादा नाप लिया, है ना? अब भी एक्चुअल और मेजर वैल्यू में फर्क आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? एरर है। और कितना एरर है? -5, यानी आप 5 किलोग्राम ज्यादा मालूम कर रहे हो। 5 किलोग्राम आपने ज्यादा निकाला हुआ, आप एरर में से 5 किलोग्राम निकाल दो, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। इट इज कॉल्ड एरर। तो काफी इजी चीज होती है, इसकी तो डेफिनेशन भी आसान है। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। असल वैल्यू और नापी हुई वैल्यू में अगर फर्क आ रहा होता है
हम कहेंगे कि ये एरर है। अगर ज्यादा होती है एक्चुअल वैल्यू आपकी कम है और मेजर की हुई वैल्यू ज्यादा है तो हम कहते हैं ये नेगेटिव एरर है। और अगर एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है मेजर की हुई वैल्यू कम है तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव एरर है। एरर की 3 टाइप्स होती हैं। एरर की 3 टाइप्स होती है। पहली टाइप कहलाती है पर्सनल एरर, दूसरी टाइप कहलाती है सिस्टमैटिक एरर और तीसरी टाइप कहलाती है रैंडम एरर। अब इन तीनों टाइप को बयान करने से पहले मैं आप लोगों से जरा सवालों का सेक्शन ले लेता हूँ। लेट मी चैट तो बंद कर लूँ। हाँ, आप में से किसी को कोई सवाल है बच्चों तो पूछो पहले तो। अनाया गैलेक्सी G35 कौन है? गैलेक्सी J3 प्राइम मोबाइल फोन भी हमारी क्लास ले रहे हैं जी। आज देखें आप क्या दौर आ गया। काशान, निशा, सैयद कामिल, जफर, बेटा किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो। यहाँ तक माइक खोल सकते हो। आपको मैंने ये ना माइक आपके अनम्यूट कर दिया। आप चाहें तो माइक खोल के सवाल कर सकते हैं, आप चाहे तो चैट के जरिए सवाल कर सकते हैं। क्योंकि हम अपनी क्लास को बस अब यहीं पर ही वाइंड अप करने जा रहे हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए और इस 3 मिनट में मैं एरर की टाइप नहीं बयान कर सकता। तो एरर की टाइप में इंशाल्लाह कल की क्लास में बयान करूंगा। एरर की टाइप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में बयान करेंगे। अगर यहाँ तक आज के टॉपिक में कोई सवाल है किसी को भी तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर सब समझ आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल 7 बजे सर जी एग्जैक्टली अनाया, कल 7 बजे फिजिक्स की क्लास है। 7 से लेके 7:45 तक फिजिक्स की है और फिर 8 बजे से लेके 8:45 तक जो है वो मैथमेटिक्स की है। उसके बाद ये बुध है, फिर जुमेरात को इस्लाम इंग्लिश और उर्दू की है, जुम्मे को इंग्लिश और इस्लामियात की है, हफ्ते को इंग्लिश और हफ्ते को सिर्फ इस्लामियात की है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल आपके पास मौजूद है, टाइम टेबल देख लीजिएगा। फिर भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेगा। सर मिलीमीटर माइक्रोमीटर किसने निकाला? देखिए मिलीमीटर ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मिलीमीटर माइक्रोमीटर हमारे पास एक जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके बहुत सारे यूनिट होते हैं। जैसे कि मीटर लेंथ की बात करूं तो लेंथ के किलोमीटर भी है, मीटर भी है, मिलीमीटर भी है जो आपने बोला, माइक्रोमीटर भी है, नैनोमीटर भी है, बहुत सारे यूनिट होते हैं लेंथ के। फर्क क्या होता है? किलोमीटर बड़ा होता है, इसी तरह मीटर थोड़ा छोटा है, मिलीमीटर और छोटा है, माइक्रोमीटर और छोटा है। ठीक है, ये बड़े छोटे का फर्क होता है। अगर हमारे पास बड़ी बड़ी रीडिंग्स होती हैं तो फिर हम उसको बड़े यूनिट में नापते हैं, और अगर हमारे पास छोटी छोटी रीडिंग्स होती है तो हम उसको छोटे यूनिट में नापते हैं। तो ये फर्क होता है। कन्वर्जन किस तरह की जाती है, ये कन्वर्जन इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर में कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। यानी अगर मेरे पास मिलीमीटर है, मैंने उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, या मीटर है मुझे उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्जन कैसे की जाती है ये भी इंशाल्लाह आपको मैं ही सिखाऊंगा इन्हीं क्लासेस के दौरान। लेकिन अभी बस आप फिलहाल ये समझ लो कि बड़े और छोटे का फर्क है। जैसे कि 5 का नोट और 1000 का नोट, जितना इनमें फर्क होता है ना इतना इसमें फर्क है। 1000 का नोट बड़ा होता है। बड़े अगर आपको बड़े बड़े नोट्स देने होते हैं कहीं पे तो आप 1000 के नोट का इस्तेमाल करते हैं। 5 का नोट जो है वो छोटा होता है। आपके छोटे नोट देने होते हैं तो आप छोटे नोट का इस्तेमाल करते हैं। यही बात है यहाँ पर। बड़ी वैल्यूज होती है तो हम बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, छोटी वैल्यूज होती है तो हम छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक, और कोई सवाल किसी को तो पूछें। बाकी निशा वो टेस्ट वाली बात बोलिए ना, वो याद रखिएगा। जी सर, ये इंटरनेशनल सिस्टम में जब ये मीटिंग हुई थी तो मतलब तब ये एक ही वो रूल निकाल लिया था कि मतलब लेंथ मीटर में नापी जाएगी और हाँ मास हाँ ग्राम में। हाँ तो हाँ। ये जब तब ये मिलीमीटर और वगैरह ये सब हो गया था डिसाइड। देखें पहली बात, अच्छा अभी देखो निशा क्लास ड्रॉप होना तो आप चाहो तो दोबारा आ जाना, मैं यहाँ पे दोबारा ऑनलाइन हो जाऊंगा क्योंकि आप